सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि एग्जाम में आएगा। तो आप वीडियो का जो है अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग गठबंधन क्या है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग कि गठबंधन क्या है। कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां आपसी सहमति से साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ती है तथा सरकार बनाती है तो इस प्रक्रिया को गठबंधन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जहां पर दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर, जैसे झारखंड में भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस और जेएमएम जो है दो पार्टी क्या मिल करके जो है सरकार को बनाई है, तो इसको हम लोग गठबंधन की सरकार कहेंगे या गठबंधन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बोल रहा है कि मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि मानवाधिकार क्या है। बच्चों, मानवाधिकार का मतलब उससे है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा एवं प्रतिष्ठा से संबंध रखता है, जिसे संविधान द्वारा जो है प्रदत्त किया गया हो, ठीक है। मानवाधिकार की जो घोषणा पत्र में 20 अधिकारों की सूची है, जिनमें जीवन की सुरक्षा का अधिकार, दासता से स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और बड़ा न्याय प्राप्त करने का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, आवागमन का अधिकार इत्यादि जो है मानवाधिकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं सार्क के प्रमुख कितने देश। तो सार्क में जो है 8 देश है, ठीक है। लेकिन हम लोग जान ले कि सार्क का कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में जो है फुल फॉर्म भी पूछ देगा, ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना बच्चों 8 दिसंबर कब, तो 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया है। ये 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क बनाया गया है, ठीक है। और इसकी मुख्यालय जो है बच्चों नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू में, ठीक है। सार्क के 8 देश कौन कौन है देख लीजिए, पूछेगा ये क्वेश्चन। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है एवं म्यांमार है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर युद्ध क्या है। तो कंप्यूटर युद्ध जो है जब इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर रखा था, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है यूएनओ ने एक निर्देश जारी किया था इराक के लिए कि आप कुवैत पर जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उसको जो है छोड़ दे, लेकिन इराक जो है मान नहीं रहा था। तो यूएनओ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ठीक है ना, और लमसम 34 देश मिल करके जो है इराक पर हमला किया। लमसम 6,60,000 सैनिक जो है उस युद्ध में शामिल हुआ था और इसको जो है ना दूरदर्शन पर जो है दिखा दिया, ठीक है। इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ के लिखा हुआ क्या है, जब किसी युद्ध को दूरदर्शन पर विस्तार से दिखाया जाता है तो उसे जो है कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। जैसे 1990 में 90 का प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का भी प्रयोग हुआ था और दूरदर्शन पर जो है दिखाया गया था, ठीक है। ये जो है इराक और कुवैत, इराक जो है कुवैत पर जब अवैध कब्जा कर रखा था तो उस वक्त की घटना है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं समाजवाद क्या है। और एक समाजवाद साम्यवाद का ही एक बदला हुआ रूप है। जब उत्पादन के साधनों एवं संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है तो इसे तो उस विचारधारा को ही समाजवाद कहा जाता है। बहुत ही सटीक आंसर दिया हुआ है। और समाजवाद का जो जनक है कार्ल मार्क्स है, ठीक है। कौन है? कार्ल मार्क्स। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था जो अपनाया था वो रूस था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको रूस की क्रांति से रिलेटेड भी पूछ सकता है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व कौन किया था? तो व्लादिमीर लेनिन को भी याद रखना पड़ेगा आपको। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, देखिए सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था, ठीक है, जिसके समय सोवियत संघ का विघटन हुआ। यानी सोवियत संघ का विघटन जो है 1990 में हुआ था, ठीक है। तब जाकर के जो है शॉक थेरेपी अपनाया गया था। सोवियत संघ का विघटन का मतलब शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब, शॉक थेरेपी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। शॉक थेरेपी जो है जब समाजवादी विचारधारा को छोड़ करके कोई देश पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता है तो उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। और यही कारण है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण रहता है किंतु
युद्ध नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे, फिर भी यानी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। ठीक है, कौन कौन देश के बीच चला था? तो अमेरिका और रूस के बीच जो है ये शीत युद्ध का दौर जो है 1945 से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये देखिए हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा था। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि 2000 में गठित होने वाले 3 राज्यों का नाम बताएं। देखिए झारखंड भी उसमें शामिल है। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है ना, 2000 में गठित होने वाले 3 राज्य झारखंड बिहार से अलग हुआ था। उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश यानी उत्तरांचल जिसको कहा जाता है, आज के डेट में इसको उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलग हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए भारत में नियोजन के लिए एक संस्था बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन, है ना, योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को जो है बनाया गया था। और योजना आयोग का जो है या नियोजन का जो अध्यक्ष होता है ना, प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का नियोजन की प्रक्रिया से हल करना, यानी प्लानिंग के साथ उसको जो है समस्या का हल करना। इसी उद्देश्य से देखिए 15 मार्च 1950 में जो है एक योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य है स्रोतों का आकलन करना, नहीं ऑब्जर्वेशन करना कि मेरे पास कितना रिसोर्सेस है, उसी को देखते हुए जो है प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं तैयार करना, जो बहुत जरूरी है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो है आधारित था, कृषि पर जो है मॉडल बनाई गई थी, क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत में जो है कितना परसेंट जो है कृषि पर आश्रित था। तो ये कल का हिस्ट्री क्वेश्चन में पूछा था 85%। ठीक है ना, तो ज्यादातर लोग जो है कृषि पर डिपेंडेंट था, निर्भर था, जिसके कारण जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का मॉडल तैयार किया था। कौन? हैरोल्ड एंड डोमर ने। ठीक है, और ये योजनाएं एक वर्षीय या पंचवर्षीय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के 5 वर्तमान राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। कभी कभी पूछ देगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, जो अब कांग्रेस के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 के दशक में जो है बनाई गई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिसको राकपा कहा जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आपको फिर क्षेत्रीय बोलेगा तो क्षेत्रीय लिखना पड़ेगा। फिर क्या है कि भारत में निर्वाचन करने का उत्तरदायित्व किस पर है? तो निर्वाचन आयोग पर। और निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बोला है कि भारत में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने का दायित्व जो है भारतीय चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, और भारतीय चुनाव आयोग को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत इसका विवरण मिलता है। राज्य स्तर पर राज्य चुनाव आयोग है, लेकिन यह भी भारतीय चुनाव आयोग के अधीन ही काम करता है। किसके अधीन? तो भारतीय सरकार के अधीन। ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, चुनाव का परिणाम घोषित करना आदि कार्य का चुनाव आयोग का ही अंतर्गत आता है। ठीक है, अब एक केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी? 1977 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत होगा। दक्षिण एशिया में जिसको सार्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। जापान के किन 2 शहरों में परमाणु बम गिराए गए? ठीक है, तब जाकर के जापान जो है, नहीं तो ये कोरिया पर कब्जा कर रखा था जापान। जापान भी कम नहीं था। ठीक है ना, जापान जो है कोरिया पर कब्जा कर रखा था। जब अमेरिका ने जो है परमाणु बम जो है जापान पर गिराया, तब जाकर के जो है ये, हालांकि 1910 से जो है कोरिया पर ये शासन कर रहा था, औपनिवेशिक बनाकर रखा था कोरिया को। ठीक है, जब मतलब अमेरिका जो है जापान पर बम गिराया, ये परमाणु बम गिराया, तब से जो है जापान जो है कोरिया को छोड़ दिया। और तब अमेरिका और रूस जो है दोनों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बांट लिया था। ठीक है, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। बोले कि
आसियान का क्या अर्थ है? एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा परिषद में कितनी बार वीटो का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा 256। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ग्लास नोस्त से आप क्या समझते हैं? ग्लास नोस्त से आप क्या समझते हैं? ग्लास नोस्त का अर्थ होता है खुलापन। लोगों को राजनीतिक एवं धार्मिक आर्थिक विषयों के बारे में जानकारी तभी दी जा सकती है जब उन्हें उन विषयों के बारे में विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसी को क्या कहा जाता है? ग्लास नोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो ये जो है यूएनओ का एक अंग है, ठीक है ना। और इसमें जो है 15 सदस्य जो है, जिसमें से 5 जो है अस्थाई और 10 जो है अस्थाई सदस्य। ये जो है सुरक्षा परिषद का जो कार्य है, ये जो है विश्व शांति, सुरक्षा और उसको जो है आर्थिक विकास, बेरोजगारी दूर करना इत्यादि इसका कार्य है, ठीक है। दलित पैंथर्स क्या है? देखिए, इसमें जो है 70 के दशक में शुरुआती साल में शिक्षित दलित युवाओं ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज जो है उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इस क्रम को महाराष्ट्र ने सन 1972 ईस्वी में दलित युवाओं का एक संगठन बनाया गया, जिसको दलित पैंथर कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, गुटनिरपेक्षता का शुद्ध अर्थ बताइए। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में स्वतंत्र नीति का पालन एवं किसी भी प्रकार के सैन्य गुट या अन्य गुटबाजी से अलग रहकर स्वयं के विकास तथा विश्व शांति को सुनिश्चित करने की नीति को गुटनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। हालांकि गुटनिरपेक्ष जो है, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना अपना जो है एक संगठन बना रखा था, अमेरिका जो है नाटो और सोवियत संघ जो है वर्षा, तो ज्यादातर लोग जो है शक्तिशाली देश की ओर जो है अपने आप को ढाल रहा था और अपने आप को फिर से औपनिवेशिक बना रहा था। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है गुटनिरपेक्ष बनाया गया और जो जो स्वतंत्र देश था वो उसको गुटनिरपेक्ष पर जो है इन्वॉल्व किया जा रहा था, ताकि उसको समझाया जा सके कि फिर से शक्तिशाली देशों के हाथ में ना चला जाए और फिर से गुलाम ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये है गुटनिरपेक्ष, ठीक है। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ देखिए, भारत में जो है वैश्वीकरण कब लाया गया? 1991 में। कब? 1991 में लाया गया, ठीक है, जिसको एलपीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन। यही ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर है, ठीक है। इसको जो है पीबी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो भारत में नई आर्थिक नीति लेकर आया गया था और उस वक्त जो है वित्त मंत्री था, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वे एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। जब दुनिया पूरी जो है शॉक थेरेपी को अपना रहा था तो भारत भी जो है नई आर्थिक नीति लेकर आया था, जिसको एलपीजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक स्तर पर व्यापार, विनिमय, सब्सिडी के अवरोध को समाप्त कर। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अवरोध था, कहने का मतलब है कि आपको लाइसेंसिंग बनाना होगा, तब जो है इंडस्ट्री खोलना होगा, वो सारी चीजें सब जो है वैश्वीकरण में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना, यह नव उदारवाद के परिणाम है। वर्तमान में भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व के अर्थव्यवस्थाओं की एकीकरण की प्रक्रिया। कहने का मतलब है कि हमारा भारत जो है विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो है व्यापार करेगा और हमारे देश के साथ भी क्या होगा? व्यापार होगा। तो इस प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहक केंद्रित बाजार व्यवस्था प्रमुख रूप से प्रकट हुआ और बहुत तेजी से जो है अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर जाने लगा था भूमंडलीकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कश्मीर की समस्या क्या है? व्याख्या करें। देखिए, 28 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत जो है भारत संघ में मिला दी। कहानी यूं ही था कि हरि सिंह जो है एक अलग देश का निर्माण करना चाहता था, जम्मू कश्मीर को बनाना चाहता था, और यही कारण है कि जो है 28 अक्टूबर 1947 को जो है भारत के संघ में अपने आप को
विलय किया। इससे पहले है कि इसका जो प्रधानमंत्री था उसका जो मार्गदर्शन में हरी सिंह चल रहे थे, जब पाकिस्तान जो है उस पर जो है आक्रमण किया, क्या किया, आक्रमण किया, तब जाकर के हरी सिंह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, हाथ जोड़ पड़े, तब जाकर के जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना। यह उनका वैध कार्य था, लेकिन पाकिस्तान को यह आपत्ति है कि राजा ने भारत के दबाव में आकर ऐसा किया। यानी जब कोई जमीन लिखाता है तो किसी को तो दबाव नहीं दिया जाता, स्वेच्छा से हरी सिंह जो है भारत के संघ में आकर के मिल गया था। ठीक है ना। अतः 1948 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस समस्या का लोक निर्णय द्वारा हल किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस समस्या का लोक निर्णय यानी जो है महासभा में इसकी बैठक होगी, फिर जो है यानी यूएनओ का एक प्रमुख अंग है, यूएनओ का जो है 6 अंग है ना, उसमें से प्रथम जो है महासभा है, तो महासभा में बैठक होगी और कश्मीर की मुद्दा को हल किया जाएगा। ये कहना है किसका, सुरक्षा परिषद। और इसके विरुद्ध भारत का यह आग्रह है कि रियासत का विलय भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान के अनुसार हुआ है। जो एक अधिनियम बनाई गई थी 565 रियासत को एक भारत में मिलाने का, उस अधिनियम के तहत जो हरी सिंह जो है भारत को लिख दिया है अपना राज्य। ठीक है ना। पाकिस्तान इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है, क्योंकि हरी सिंह जो है स्वेच्छा से जो है भारत के संग में आकर जो है मिला है। ठीक है। बोला कि पाकिस्तान को कश्मीर का वह भाग छोड़ना चाहिए जो उसे अवैध कब्जा में। देखिए पाकिस्तान भी जो है पोक है ना, पोक जो है अवैध कब्जा कर रखा है। 1957 ईस्वी में कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न भाग घोषित कर दिया गया। ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान बोलते रहता है कि मेरा ही, हालांकि जो है पाकिस्तान का ही कब्जा है। जैसे भारत का आकार जो है ये दिल आकार है ना, तो यहाँ जो है पोक, ये वाला एरिया जो है पोक एरिया, मतलब 30% एरिया जो है जम्मू कश्मीर का जो है पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। ठीक है ना। जबकि जो हरी सिंह जो है पूरा जो है जम्मू कश्मीर किसको, तो भारत को लिख के गया है। तो यही लड़ाई है। यहाँ पर देखिए गरीबी हटाओ की राजनीति का वर्णन करें। गरीबी हटाओ की राजनीति जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी, ठीक है, 1971 में ईस्वी के चुनाव के लिए उत्पन्न किया गया, एक नारा दिया गया अपनी मैनिफेस्टो में कांग्रेस लेकर के आया कि गरीबी हटाना। इस पर इसने कांग्रेस पार्टी को पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारा यानी स्लोगन की ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलाई। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। राज्य का हर क्षेत्र में बड़े के हस्तक्षेप बढ़ गया, सरकार का निजी क्षेत्र केवल नाम का ही रह गया था। ठीक है। हालांकि समाजवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण हो, पूरी हर एक क्षेत्र में जो है सरकार जो है नियंत्रण कर लिया। ठीक है। मेरे दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का क्या उद्देश्य है। देखिए क्षेत्रीय संगठन बनाने के अनेक उद्देश्य होते हैं। विभिन्नताओं को कम करना, ठीक है, यानी जो है राज्य के अंदर जो है समानता है, इसको लेकर के जो है ये पार्टी बनाया जाता है। भारत में क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि रहे। आपको पता है कि भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश अलग हुआ था मद्रास से, और आज भी देख रहे होंगे कि जाति में बहुत सारा संघर्ष है। तो जातियों को निपटारा करने के लिए क्षेत्रीय पार्टी का होना बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर के भी लड़ाई झगड़ा होते रहता है। देखिए क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के बाद प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों की अपेक्षा स्वयं को हीन नहीं समझता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति क्या है। देश के कई क्षेत्र आर्थिक, औद्योगिक आदि पक्षों से अन्य क्षेत्रों के मुकाबले विकसित हैं, तो कोई जो है कम विकसित है। अतः प्रत्येक राज्य को बराबर का अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए क्षेत्रीय संगठन का निर्माण। देखिए होता क्या है ना कि राज्य के अंदर जो है, अभी झारखंड के ही अंदर देखिए कि बाहर के राज्यों को ज्यादातर नौकरी दी जा रही है। अभी जो है लेक्चरर की बहाली हुई, जिसमें जो है बाहर के कैंडिडेट को जो है बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ, और अपना जो राज्य का जो यहाँ का स्थानीय निवासी उसको नौकरी ना के बराबर दी गई थी। इसको रोकने के लिए जो है क्षेत्रीय पार्टी का होना जरूरी है। पहले तो आप स्थानीय को नौकरी दीजिए जो यहाँ बिलोंग करता है, बाकी जो सीट बच जाता है उसको बाहर वाले को, लेकिन यहाँ तो बाहर वाले को ही सबसे ज्यादा नौकरी दी जाती है।
और यहाँ का स्थानीय लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है तीसरा बोलता है राजनीतिक कारण क्या है, क्षेत्रीय स्तर के नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सत्ता कायम तभी कर सकते हैं जब वह क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बना सके। अपनी जो है ये भी कारण रहा है, जब अपना क्षेत्र में लोग चाहेगा, जनता के हित में काम करेगा, जनता उसको वोटिंग करेगी, तब जाकर के जो है राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। देखिए वर्चस्व का अर्थ क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ 1990 में, ठीक है, के पश्चात अमेरिका आज एकमात्र महाशक्ति है। जब सोवियत संघ टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, जितने भी समाजवादी को मानने वाले देश होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है पूंजीवादी की ओर जाने लगते हैं। जैसे भारत भी देखिए एलपीजी लाया था, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है पूंजीवादी जाने की ओर को ही क्या कहा जाता है, शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ, ठीक है। अमेरिका अब जब ये टूट गया, दो ही महाशक्ति था सोवियत संघ और अमेरिका, जब सोवियत संघ टूट गया तो अकेला शक्तिशाली कौन रहा, अमेरिका। अमेरिका आज एकमात्र महाशक्ति है, यह शक्ति सैन्य प्रभुत्व है, यानी इसका अमेरिका का जो सेना है काफी जो है शक्तिशाली, आर्थिक शक्ति, यानी जो अभी देख रहे हैं कि अमेरिका जो है नंबर 1 इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में जो आज भी हम लोग देख रहे हैं, भारत के अंदर अपनी कल्चर को भूल करके जो है अमेरिका का जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, वहां का भाषा इंग्लिश बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र केंद्र अमेरिका ही है, इसलिए उसका वर्चस्व अभी देख रहे हैं कि अमेरिका ही जो है पूरी दुनिया में नेटवर्क जो है, जिसको इंटरनेट कहते हैं, गूगल कहते हैं, ये सारा अमेरिका का ही देन है, ठीक है ना। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एकल ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी, है ना। एक ध्रुवीय का जो है विचार किसने दिया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दिया था, ठीक है, ये याद रखना आपको। देखिए दल बदल का क्या अर्थ है, दल बदल का अर्थ है निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों द्वारा किसी राजनीति को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाना, किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करना भी दल बदल माना जाता है। बिहार में भी आप देखे होंगे, कभी नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ, तो कभी जो है कह सकते हैं कि लालू यादव के पार्टी के साथ जो है सरकार बनाती है, तो ये दल बदल हो गया। अब झारखंड के अंदर ही देख रहे होंगे, बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में था, फिर अपना पार्टी बनाया, फिर अपना पार्टी को विलय करके फिर बीजेपी में शामिल हो गया। तो इस तरह के नेता को दल बदल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में दल बदल रोकथाम के लिए 52वां संशोधन कानून पारित किया गया, लेकिन इसका जो है कोई मतलब नहीं है, लोग शामिल हो ही जाता है, स्वार्थ है इसमें। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ये कश्मीर से रिलेटेड है ना। बोला एक भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है। धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि यह भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी जो है कानून सबसे पहले होगा हमारे भारत के अंदर, तब धर्म होगा, ठीक है ना। और यह सभी संप्रदाय अथवा धर्म के पालन करने वाले लोगों के साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई धर्म बड़ा नहीं है, ठीक है ना। सभी धर्म समान है हमारे भारत में, और सबसे पहले कौन है, कानून, तब धर्म। कानून के अधीन में है हमारा धर्म, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द पहली बार 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष को, तो 42वां संशोधन के अधिनियम द्वारा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत वस्तुतः सभी संप्रदाय के लोगों को उनके निजी धर्म के पालन और प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करना भी है, यानी कोई भी धर्म के लोग जो अपना धर्म मान सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। देखिए एजेंडा 21 क्या है, बोले एजेंडा 21 में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसको सतत विकास भी कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। बोले कि एजेंडा 21 इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का ऐसा तरीका अपनाया जाए
जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। अभी देख रहे हैं ना कि इंडस्ट्री को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण काफी बढ़ रहा है, लोगों को बीमारियां हो रहा है। कोविड-19 इसी का परिणाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 1991 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण क्यों किया? देखिए जो है इराक जो है कुवैत पर जो है कब्जा कर रखा था, आपको मैंने पीछे बता चुका हूँ। और इराक जो है कुवैत पर कब्जा हटाने को तैयार नहीं था, इसलिए अमेरिका ने एक जो है यूएनओ के पास बात रखा और यूएनओ ने उसको जो इजाजत दे दिया, और चूंकि हटा ही नहीं रहा था कब्जा, ठीक है ना, तो यही कारण है कि 34 देश मिलकर जो है इराक पर हमला किया और लमसम 6,60,000 सैनिक जो है इराक पर जो है कब्जा किया था। लेकिन मैक्सिमम 75% जो है सैनिक अमेरिका का ही था, तो अमेरिका का कहीं ना कहीं चाल थी। कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराने तथा इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इस आक्रमण के अन्य कारण इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना था। देखिए अमेरिका का क्या मकसद था, यहाँ बहाना था कि इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अमेरिका का क्या मकसद था, है ना, यहाँ देखिए तेल भंडार पर कब्जा करना यानी नियंत्रण करना। इराक में जो है सरकार बनेगी तो अमेरिका के मनपसंद के हिसाब से सरकार बनेगी, चूंकि अमेरिका फंडिंग कर रहा था इराक में जो है सरकार बदलने के लिए, तो ये था अमेरिका का मंशा। इसको लेकर के अमेरिका को बहुत थू भी किया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कामराज योजना क्या है, ये देखिए बोल रहा है कि के कामराज सिंडिकेट की अगुवाई पर, सिंडिकेट का मतलब है कि वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग थे उसको जो है सिंडिकेट कहा जाता है, या अमीर कहिए। मद्रास संप्रति तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन? कामराज, ठीक है ना, जो बाद में चलकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए थे, यानी बाद में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। एक बार 1963 में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी पार्टी से जो है जो वरिष्ठ नेता है उसको हटा यानी अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत युवा कार्यकर्ता जो है पार्टी में कमान संभाले, यानी युवा आवे। अगर मान लिया जाए वरिष्ठ लोग ही पार्टी को संभालते रहे तो युवा को मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वरिष्ठ को क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनका यह प्रस्ताव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आया, यानी उन लोग को अच्छा नहीं लगा। के कामराज की इस योजना को ही कामराज योजना कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका के प्रभाव वाले पश्चिमी यूरोप में, चूंकि पश्चिमी यूरोप पर ज्यादा ये मेहरबान क्यों था अमेरिका, जानते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोप के जो है मैक्सिमम देश जो है नाटो में शामिल है, ठीक है ना, इसीलिए जो है अमेरिका जो है मरहम लगाते रहता है किसको? यूरोप को, ठीक है ना। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। सन 1947 में अमेरिका राज्य सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने अपनी पश्चिमी यूरोप पुनर्द्वार की एक योजना बनाई जो मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में नए प्राणों का संचार करना, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ध्वस्त हुआ था या नुकसान हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने का जो है प्लान कौन बनाया? अमेरिका ने बनाया, ठीक है। अमेरिका ने 16 मित्र राष्ट्रों को युद्धोत्तर गरीबी की समस्या को दूर करना था, यानी जो यूरोप पश्चिमी यूरोप के जो देश थे जो गरीब था, ठीक है ना, उसको जो है आर्थिक सहायता या मदद दे करके जो है उसकी गरीबी की समस्या को दूर करना था, क्योंकि गरीबी साम्यवाद की जन्म देती। देखिए यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है गरीबी को जन्म देती, या गरीबी जो है साम्यवाद। अब गरीब है तो गरीब को अभी भारत देखिए क्या कर रहा है, पीडीएस के माध्यम से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो है गरीबों को जो है पर यूनिट 5 केजी चावल देता है, गेहूं देता है, चीनी देता है, दाल देता है। तो अब गरीब को जितना खिलाते रहिएगा उतना जो है साम्यवाद की जन्म होगा, ठीक है ना, यानी समाजवादी का जन्म होगा, देश कभी विकास नहीं हो सकता है, इसका कहना ये। अतः अमेरिकी सरकार ने इसे गंभीरता से लेने का निर्णय लिया। अमेरिका कहना था कि उस गरीबों को अनाज नहीं बल्कि जो है उसे नौकरी देना पड़ेगा, उसको रोजगार देना पड़ेगा, तब जाकर के गरीबी दूर होगी, ना कि उसे फ्री अनाज दे करके जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया था कि मान लिया जाए एक ट्रैप है यानी जाल है, ठीक है, और या चूहादानी है, उसमें क्या करना है कि
आप मांस की बोटियां टांग दीजिए और दरवाजा खुला छोड़ दीजिए, जैसे वहां पर जो है चूहा घुसता है दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उस तरह जो है चूहा क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो साम्यवादी में भी गरीबों को जो है चूहा के माध्यम से समझता है, इसलिए अमेरिका ने जो है एक गंभीरता लेने की कोशिश किया कि गरीबी कैसे दूर करना है, तो गरीबों को रोजगार देना है। क्या देना है? रोजगार। यहाँ पर देखिए मोलोटो योजना क्या क्या उद्देश्य है। मोलोटो योजना अमेरिका विदेश सचिव मार्शल की योजना के प्रत्युत्तर में सोवियत रूस विदेशी मंत्री यानी विदेश मंत्री मोलोटो ने 1947 में एक योजना बनाई। देखिए अमेरिका एक मार्शल योजना बनाया, तो सोवियत संघ का कहना था कि भी तो सब देश को टान लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक योजना बनानी पड़ेगी ताकि हमारा जो है समर्थन में लोग आवे, है ना। तो ये जो है मोलोटो एक योजना बनाया, कौन जो है विदेश सचिव, अमेरिका विदेश सचिव, अमेरिका नहीं बल्कि यहाँ जो होगा आपका सोवियत संघ, ठीक है ना। विदेश सचिव मार्शल की योजना के प्रत्युत्तर पर सोवियत विदेश मंत्री कौन? मोलोटो। ये सही है, अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल था और सोवियत संघ का जो विदेश मंत्री है वो मोलोटो ने 1947 में एक योजना बनाई। और उसका क्या उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर मोलोटो योजना का मुख्य उद्देश्य था पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप पर जो है अमेरिका मलहम लगा रहा था और पूर्वी यूरोप पर जो है सोवियत संघ, ठीक है। मान लिए जाइए यूरोप, तो यूरोप का जो पश्चिमी भाग था, इधर वाला भाग था, ये जो है यूएसए, कौन? यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका जो है मार्शल योजना बनाया। और इधर जो है पूर्वी यूरोप जो है जिसको आप सोवियत संघ बोलते हैं यूएसएसआर इसको बोला जाता है, इधर पूर्वी यूरोप पर जो है रूस यानी सोवियत संघ कौन योजना लेकर गया? मोलोटो। और इधर मार्शल योजना, दोनों यूरोप को विकास करने के लिए जो है योजना बनाई थी, ठीक है। और सोवियत संघ कब बनाया? 1947 में, ठीक है। बोल रहा है कि मोलोटो योजना का मुख्य उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक पुनरुद्धार, फिर से इसको जो है आर्थिक सहायता देकर के जो है इसको डेवलपमेंट करने का जो है सुझाव रखा। फिर वह सोवियत विदेश मंत्री मोलोटो ने पूर्वी यूरोप के देशों को सहायता देने की योजना इसलिए बनाई क्योंकि अमेरिका ने पूर्वी यूरोप को भी कोई सहायता नहीं मिली थी, यानी अभी जो है अमेरिका जो है पूर्वी यूरोप की ओर नहीं अपना पकड़ बना पाया था, इसलिए उससे पहले जो है सोवियत संघ जो है इधर अपना पकड़ बना लिया, ठीक है ना। और सोवियत यहाँ अपनी स्थिति दृढ़ बनाना चाहता था ताकि जो है अमेरिका जो है पूर्वी यूरोप की ओर अपना प्रभाव ना बढ़ा सके। 9/11 से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। 9/11 का आतंकवादी हमला जो है अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका पर जो कह सकते हैं अमेरिका में महीना पहले और तिथि के बाद जो है कहने का रिवाज है, इसलिए 11 सितंबर 2001 को जो है 9/11 कहा जाता है, ठीक है ना। जो कह सकते हैं कि 11 और 9 सितंबर को जो है हमला हुआ था, इसलिए जो है या कह सकते हैं कि सितंबर महीना कौन होता है? सितंबर जो है 9वां महीना होता है, इसीलिए यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। और 11 तारीख को घटना हुआ था, सितंबर महीना 11 तारीख को, इसलिए 9/11 इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर आसियान का गठन कब हुआ? तो आसियान का गठन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ, है ना। इसकी प्राथमिक सदस्य कितने थे? 5 थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नई विश्व व्यवस्था क्या है? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका आज एकमात्र महाशक्ति है। यह शक्ति सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र केंद्र अमेरिका ही है, ठीक है ना। कौन है? आज के डेट में अगर कोई शक्तिशाली है तो सिर्फ अमेरिका है, इसलिए उसका वर्चस्व जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एकल ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ये लास्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं? 1970 ईस्वी में अब मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यवसायिक कटाई, यानी जंगल को जो है कोई ठेकेदार जो है काट रहा था, है ना, तो व्यवसायिक बोल रहा है, का विरोध जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपने बाहों में
घेर लिया ताकि उन्हें काटने से यानी कटने से बचाया जा सके। यह चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। यह आंदोलन के आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ है। ठीक है, और इसकी जो अगुवाई है, चिपको आंदोलन की अगुवाई जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग जो हैं ध्यान पूर्वक पढ़ें और आपका एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, धन्यवाद।